हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर अमाइंस का वन शॉट रिवीजन करेंगे। सारे टॉपिक कवर करेंगे। ये एक छोटा सा चैप्टर है, लेकिन इसमें सारे के सारे टॉपिक्स मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो इस चैप्टर को आप अच्छे से कर लीजिएगा ताकि आपके जो नंबर है वो इंक्रीज ही होंगे। और ये चैप्टर छोटा सा भी है तो जल्दी भी हो जाएगा। एक बार रिवीजन करेंगे तो ईजिली हो जाएगा। ठीक है, तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं इस चैप्टर का एक रोड मैप आपको बताऊंगी कि इस चैप्टर में हम करने क्या वाले हैं। तो देखते हैं क्या है इस चैप्टर का रोड मैप। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, यानी अमाइंस का हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन करेंगे। अमाइंस कैसे बनते हैं, स्ट्रक्चर क्या है, क्लासिफिकेशन देखेंगे एंड नॉमेनक्लेचर देखेंगे। फिर तीसरा है इम्पॉर्टेंट है प्रिपरेशन, कि अमाइंस को हम कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो 6 प्रिपरेशन है जो कि आपकी जल्दी जल्दी हो जाएंगी। फिर हम देखेंगे एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, वो है बेसिक नेचर। अमाइंस जो होती है वो बेसिक होती हैं, तो उसमें आपको देखना पड़ेगा कि एमोनिया से ज़्यादा बेसिक होते हैं कि कम बेसिक होते हैं। ठीक है, बहुत सारे इसमें हम बातें करेंगे। फिर केमिकल रिएक्शंस देखेंगे। केमिकल रिएक्शंस भी ज़्यादा नहीं है, कुछ टेस्ट हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कार्बेलामीन टेस्ट, आइसोसाइनाइड टेस्ट, HNO2 वाला टेस्ट और हिंसबर्ग टेस्ट। ये 4-5 टेस्ट हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से एक एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। और लास्ट में हम डायएजोनियम सॉल्ट की बात करेंगे, जिससे आपके कई सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स बनते हैं, जिसकी रिएक्शंस देखेंगे, इसकी प्रिपरेशन देखेंगे और इससे बनने वाली एजोडाइज भी देख लेंगे। ठीक है, तो आई थिंक आपको पूरा रोड मैप क्लियर होगा। तो अब हम शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से। सो इंट्रोडक्शन, सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या है, अमाइंस। अब अमाइंस मतलब क्या है ये अमाइंस। तो जैसा कि हर चैप्टर में हम लोग करते हैं कि सबसे पहले हमने हेलो एल्केन हेलो एरीन में कहा था कि हमने H को हटाया, उसकी जगह हेलोजन एटम जोड़ दिया, तो हमें क्या मिल गया, हेलो अल्किन्स मिल गया। ऐसे ही हमें अमाइंस को है डिफाइन करना होगा। तो 1 मिनट मैं यहाँ पे कलर ले लेती हूँ, जस्ट अ मिनट। ठीक है, चलिए। तो अमाइंस ठीक है, यहाँ पर अमाइंस को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि हमने क्या लिया है, हमने लिया है अमोनिया। या अमोनिया लिया, हमने क्या लिया, अमोनिया। ठीक है, इसमें से अगर हम एक H को हटा दें और उसकी जगह एक R ग्रुप ऐड कर दें, R मतलब कार्बन की चेन, एक H को हटा के उसकी जगह R ग्रुप को ऐड कर दें, तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा R बॉन्ड NH2। और यही तो हमारी अमाइन है, ये 1 डिग्री अमाइन है। ये 1 डिग्री अमाइन क्या होती है हम क्लासिफिकेशन में देखेंगे। ठीक है, अगर हमने क्या किया, NH3 ली, अमोनिया ली, अब की बार हम 2 हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे और उसकी जगह 2 R जोड़ेंगे, 2 कार्बन चेन जोड़ेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा R बॉन्ड NH बॉन्ड R। ये क्या है, ये हमारा 2 डिग्री अमाइन है। क्या है, 2 डिग्री अमाइन है। और लास्ट हम क्या करेंगे, NH3, ये तीनों ही हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे और तीनों की जगह हम 3 R जोड़ेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा अपना टर्शियरी अमाइन। क्या मिलेगा, टर्शियरी अमाइन। तो ये थी हमारी बेसिक, हम अमाइंस को कैसे डिफाइन करते हैं इस तरह से। ठीक है, प्रिपरेशन देखेंगे तो वहाँ पर हम अमोनोलाइसिस देखेंगे, तो वो भी हम बात करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो अमाइंस होता है, अमाइंस जो होता है, अमाइंस का जो स्ट्रक्चर होता है उसको बात करते हैं। अमाइंस देखो यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि अमोनिया से बन रहा है। अब अमोनिया जो होता है वो कैसा होता है, अमोनिया जो होता है ट्राइवेलेंट होता है। ट्राइवेलेंट होता है यानी 3 बॉन्ड बनाता है, और 2 उसके किसके साथ होते हैं, 2 उसके लोन पेयर होते हैं उसके ऊपर। यहाँ पर 2 उसके ऊपर क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं, लोन पेयर होते हैं। इसी तरह जैसे हमने कोई अमाइन ली तो वो भी ट्राइवेलेंट होता है, वो भी ट्राइवेलेंट होता है।
अगर हमसे कोई पूछे इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, तो इस नाइट्रोजन की यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3। क्या होती है? sp3। और जो शेप होता है, शेप क्या होता है? शेप होता है टेट्राहेड्रल। शेप क्या होता है? टेट्राहेड्रल। शेप होता है टेट्राहेड्रल। और एंगल की बात करते हैं, एंगल जो होता है वो 109.5 डिग्री होता है। और अगर हम यहाँ पे ट्राईमेथिलमीन ले लें, ट्राईमेथिलमीन यानी यहाँ इस ग्रुप पर CH3, इस ग्रुप पे CH3, यानी ऐसे CH3 CH3 CH3, ये होती है ट्राईमेथिलमीन। तो एंगल इस केस में हो जाता है 108 डिग्री। ठीक है, तो इसका जो है अमोनिया से ही पूरा स्ट्रक्चर मिलता है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, टेट्राहेड्रल शेप होता है, 109.5 डिग्री एंगल होता है। चलिए इंट्रोडक्शन देख लिया, अब हम यहाँ पर देखेंगे क्लासिफिकेशन। एक मिनट, ठीक है। यहाँ पर हम क्या देखेंगे? क्लासिफिकेशन कि 1 डिग्री में कैसे हमने इसको डिफाइन किया, 2 डिग्री में हमने कैसे डिफाइन किया, 3 डिग्री में। 1 डिग्री यानी प्राइमरी, 2 डिग्री माने सेकेंडरी, एंड 3 डिग्री माने टर्शरी। तो 1 डिग्री अमाइन क्या होती है, 2 डिग्री अमाइन क्या होती है, 3 डिग्री अमाइन क्या होती है। 1 डिग्री अमाइन का मतलब है कि जो आपका एन ग्रुप है, यानी नाइट्रोजन तो अमाइन में होता ही है, तो एन जो ग्रुप है, ठीक है, अगर वो सिर्फ एक ही कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, सिर्फ एक ही कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं 1 डिग्री। अब एक इसने किसके साथ बॉन्ड बनाया? कार्बन के साथ। 2 इसके पास क्या है? लोन पेयर, यानी 2 बॉन्ड और किसके साथ बनाएगा? हाइड्रोजन के साथ। तो ये होता है स्ट्रक्चर 1 डिग्री अमाइन का, प्राइमरी अमाइन का, यानी नाइट्रोजन सिर्फ एक कार्बन के साथ जुड़ा हो। अगर नाइट्रोजन 2 कार्बन के साथ जुड़ा हो, नाइट्रोजन अगर 2 कार्बन के साथ जुड़ा हो तो इसे बोलते हैं 2 डिग्री। अगर नाइट्रोजन जुड़ा हो 3 कार्बन के साथ, 3 कार्बन के साथ, तो इसे बोलते हैं टर्शरी, यानी 3 डिग्री। ठीक है, अब एलिफेटिक और एरोमेटिक क्या होती हैं? एलिफेटिक का मतलब होता है कि सिंपल जो स्ट्रेट कार्बन चेन होती हैं, यहाँ पर कोई भी बेंजीन रिंग नहीं होती। और एरोमेटिक में बेंजीन रिंग आ जाती है, एरोमेटिक में बेंजीन रिंग आ जाती है। अगर आपकी बेंजीन रिंग पर एन डायरेक्टली अटैच्ड हो जाए, एन डायरेक्टली अटैच्ड हो जाए, तो इसको एरोमेटिक अमीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरोमेटिक अमीन। ये इसका कॉमन नेम है, यानी बेंजीन पर आपका NH2 ग्रुप जुड़ा है। ये अब आप मुझे बताइए कि ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री। तो आप देख सकते हैं यहाँ सिर्फ एक कार्बन के साथ ये जुड़ी हुई है, तो ये 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन है। क्या है? 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन है। और इसका जो नेम होता है वो एनिलीन होता है, एनिलीन। इसका नेम क्या होता है? एनिलीन। एलिफेटिक अमीन क्या होती है? एलिफेटिक अमीन स्ट्रेट चेन में होती है। ये आपने ऊपर देखी थी, ये वाली, ये सारी एलिफेटिक अमीन है, एलिफेटिक अमीन। एक कंफ्यूजन होती है कि जैसे हमारे पास एक बेंजीन रिंग है, इस पर एक कार्बन अटैच्ड है, फिर हमारा NH ग्रुप अटैच्ड है, N ग्रुप अटैच्ड है, नाइट्रोजन। तो क्या ये एरोमेटिक होगी या फिर ये एलिफेटिक होगी? आपको क्या लगता है? तो आपको याद रखना कि एरोमेटिक तभी होगी जब नाइट्रोजन डायरेक्टली अटैच्ड होगा बेंजीन रिंग से। यहाँ पर नाइट्रोजन डायरेक्टली अटैच्ड नहीं है, यहाँ पर नाइट्रोजन डायरेक्टली अटैच्ड नहीं है, यहाँ पर कार्बन अटैच्ड है, देन कार्बन से नाइट्रोजन अटैच्ड है। ठीक है, तो ये डिफरेंस आपको याद रखना है, ये डिफरेंस आपको याद रखना। तो ये एलिफेटिक होगी, क्या होगी? एलिफेटिक होगी। क्लासिफिकेशन आई होप क्लियर होगा आप सबको ना। अब हम बात करते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर की, लेकिन IUPAC नोमेनक्लेचर से पहले हम समझ लेते हैं कॉमन नेम, कि अमाइंस का हम कॉमन नेम कैसे डिसाइड करते हैं।
अमाइंस का हम कॉमन नेम कैसे डिसाइड करते हैं, तो आपको बस कार्बन की चेन देखनी। कॉमन नेम को हम ऐसे लिखते हैं, अल्काइल अमाइन, अल्काइल अमाइन। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने चेन ली, हमने चेन ली है कार्बन की। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 3 कार्बन है, और 3 कार्बन के लिए हम वर्ड रूट क्या इस्तेमाल करते हैं, हम प्रॉप इस्तेमाल करते हैं। तो आप लिखेंगे प्रोपिल और लास्ट में आप लिख देंगे अमाइन, प्रोपिल अमाइन। एक और एग्जांपल देख लीजिए, प्रोपिल अमाइन। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, अगर ये कंपाउंड हमारे पास है तो 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन है, तो पेंटिल अमाइन क्या हो जाएगा, पेंटिल अमाइन। ठीक है, कॉमन नेमिंग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, IUPAC नेमिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, तो उस पर हम बात करते हैं IUPAC नेमिंग पे। तो IUPAC नेमिंग में हम यहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, IUPAC नेमिंग में हम यहाँ पर यूज़ करते हैं अल्केना अमाइन। ठीक है, लेकिन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में हम थोड़ा अलग अलग नोमेनक्लेचर करते हैं। तो पहले मैं आपको 1 डिग्री की बताऊंगी, फिर 2 डिग्री की, फिर 3 डिग्री की, तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे 1 डिग्री अमाइन की। 1 डिग्री अमाइन की हम कैसे नोमेनक्लेचर करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दिया है दिस। अब यहाँ पर NH2 जो है वो एक ही ग्रुप से, आपका नाइट्रोजन एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो ये 1 डिग्री है। तो आप देखेंगे ये कितने कार्बन यहाँ पर हैं, 2 कार्बन यहाँ पर है। कितने कार्बन है, 2 कार्बन यहाँ पर है। तो 2 कार्बन के लिए हम मिथ का इस्तेमाल करते हैं, मीथेन। अब आपको ई को यहाँ से हटाना होगा, क्यों, क्योंकि आप यहाँ पर अमाइन शब्द का यूज़ करेंगे। अमाइन लिखेंगे तो ये भी वोवेल है, ये भी वोवेल है, तो इसको हटाना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर इसको हटाएंगे और अमाइन को इधर जोड़ देंगे, तो इसका IUPAC नेम हो जाएगा मिथेना अमाइन, मिथेना अमाइन। ठीक है, एक और देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे बड़ी चेन ये। ठीक है, 1 2 3 कार्बन की चेन है, तो इसमें हम क्या करेंगे, प्रोपेना अमाइन। और यहाँ पर 1 2, यहाँ पर 2 पर आपकी एक साइड चेन भी तो लगी है, तो इसको लिखेंगे 2 मेथिल प्रोपेना अमाइन, 2 मेथिल प्रोपेना अमाइन। ठीक है, अगर हम ये तो 1 डिग्री अमाइन की तो इजी होती है, अब 2 डिग्री अमाइन की थोड़ा सा देख लेते हैं। 2 डिग्री अमाइन जब हमारे पास होती है सेकेंडरी अमाइन, तो हम कैसे उसका नोमेनक्लेचर करते हैं। तो यहाँ पर ठीक है, ये हमारे पास दिया है। अब देखिए ये N जो है ना 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये 2 डिग्री अमाइन हो जाएगा। अब यहाँ पर इसका हमें नोमेनक्लेचर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि N ये ग्रुप जुड़ा है वो 2 चेन्स में जुड़ा है, एक ये चेन है और एक ये चेन है। ठीक है, एक छोटी चेन है, एक बड़ी चेन है। तो जो हमारी बड़ी चेन होगी उसको हम मानेंगे क्या, पेरेंट चेन, इसको मान लेंगे पेरेंट चेन, पेरेंट चेन। ठीक है, तो अब हम नोमेनक्लेचर करेंगे, तो हम क्या करेंगे, ये 2 कार्बन की चेन है तो इथेना अमाइन। और जो हमारी छोटे कार्बन की चेन थी, 1 कार्बन की चेन है, उसको हम लिखेंगे कैसे, ये N से अटैच्ड है, तो यहाँ हम लिखेंगे N मेथिल इथेना अमाइन। ठीक है, एक मैं आप और करवाती हूँ आपको, जैसे दिस। ठीक है, तो अब देखिए ये भी सेकेंडरी अमाइन है, ये 3 कार्बन की चेन है और ये 2 कार्बन की चेन है, तो 3 कार्बन की चेन को हम पेरेंट चेन मानेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा प्रोपेना अमाइन
और एन एथिल, ठीक है, तो इसका पूरा नाम हो जाएगा एन एथिल प्रोपेनामाइन। नाउ अब 3 डिग्री की बात करते हैं, 3 डिग्री अमाइन की बात करते हैं। 3 डिग्री अमाइन को हम कैसे करेंगे, तो हमारे पास दी है ये, ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए एन नाइट्रोजन जो है वो 3 कार्बन से अटैच्ड है, यानी ये 3 डिग्री अमाइन है। और इसका नोमेनक्लेचर क्या करेंगे, सबसे पहले हम सबसे बड़ी चेन ले लेते हैं, ये रही हमारी सबसे बड़ी चेन, ये है हमारी सबसे बड़ी चेन, इसको मानेंगे हम पेरेंट चेन। तो इसके अकॉर्डिंग हम नोमेनक्लेचर करेंगे, 3 कार्बन की चेन है तो ये जगह प्रोपेना अमाइन, प्रोपेना अमाइन। और यहाँ पर एन पर 2 चेनें और लगी हैं, ये 2 कार्बन की चेन लगी है, ये 1 कार्बन की चेन लगी है, ये इसके अकॉर्डिंग ये है मैथिल और ये है एथिल। सो अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ई जो है वो एम से पहले आता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एन एथिल, एन मैथिल प्रोपेनामाइन। एक और हम देख लेते हैं, यहाँ पर अगर ये वाला दिया, ठीक है, ये वाला दिया, तो इसका जो IUPAC नेम होगा, इसमें सभी जो है वो एक ही कार्बन की चेन है। आप किसी को भी पेरेंट चेन मान लो, तो हमने इसको मान लिया पेरेंट चेन फॉर एग्जांपल, सो यहाँ पर हो जाएगा मीथेना अमाइन, और एन पर जो है हमारी 2 और लगी हुई हैं और दोनों एक जैसी हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे एन कोमा एन डाई मैथिल मीथेना अमाइन। आई होप आपको ये क्लियर होगा। और आप और NCERT से भी सारे नोमेनक्लेचर देख सकते हैं ईजी। आप एक बार NCERT रीडिंग कर लेना, ये चैप्टर बहुत ही ईजी है, ईजिली कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो नोमेनक्लेचर यहाँ पर IUPAC कंप्लीट होता है, ठीक है। और जो एरोमेटिक आपको मैं एक बता देती हूँ, यहाँ पर रुकिए, एरोमेटिक जो हमारी होती है यहाँ पर, अगर यहाँ पर NH2 लगा हुआ है तो इसका जो नेम होता है वो एनिलीन होता है, एनिलीन होता है, और ये इसका कॉमन नेम भी है और इसका IUPAC नेम भी है, या आप इसको लिख सकते हैं बेंजना अमाइन। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है, बेंजना अमाइन, यहाँ पर ये बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है, ठीक है। तो आई होप आपको ये IUPAC नेमिंग क्लियर होगी। तो अब हम चलते हैं आगे, तो अब हम चलते हैं प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स। यहाँ पर अमाइंस की हम प्रिपरेशन देखेंगे, तो हमारी 6 प्रिपरेशंस हैं। पहले हम नाइट्रो कंपाउंड से बनाएंगे, फिर हम अल्किल हाइलाइट्स का अमोनोलाइसिस करेंगे, फिर नाइट्राइल्स का रिडक्शन करेंगे, फिर अमाइड्स का रिडक्शन करेंगे, एंड 5th और 6th, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, और 6 नंबर की होफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन, ये इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। वैसे 6 की 6 इंपॉर्टेंट है, आप सभी को एक बार अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे फ्रॉम नाइट्रो कंपाउंड्स के नाइट्रो कंपाउंड से हम कैसे अपनी अमाइंस को बनाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लेते हैं R बॉन्ड NO2, ये हमारा नाइट्रो कंपाउंड। अब यहाँ पर हमें इसका क्या कराना पड़ेगा, रिडक्शन, और रिडक्शन कराने के लिए हम किस किस से रिडक्शन करा सकते हैं। H2 के साथ हम यहाँ पर प्लेटिनियम ले सकते हैं, पैलेडियम ले सकते हैं, निकल ले सकते हैं, या फिर आप ले सकते हैं मेटल को इन एसिडिक मीडियम, मेटल को एसिडिक मीडियम में ले सकते हैं। जैसे इसके आपके 2 एग्जाम्पल हो जाएंगे, 10 + HCl और Fe + HCl। NCERT में साफ साफ लिखा है कि जो Fe + HCl है, इसको हम ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। क्यों देते हैं, क्योंकि ये जब ये इसको हम इसके साथ रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ पर FeCl2 बनता है और HCl जो है वो निकल जाता है, तो हमें इसको लेस रिएक्टेंट में लेना पड़ता है। तो यहाँ पर हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जो है वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में
रिक्वायरमेंट होती है रिएक्शन में, ठीक है। तो इसीलिए हम किसको ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, Fe+HCl को, ठीक है। तो इसके ऊपर हम क्या डालेंगे, इसके ऊपर हम डालेंगे Fe+HCl से, ठीक है। तो ये रिड्यूस्ड हो जाएगा और रिड्यूस्ड होकर ये क्या दे देगा, ये दे देगा हमें R बॉन्ड NH2, क्या दे देगा, R बॉन्ड NH2, ठीक है। यहाँ पर आप एरोमेटिक अमाइन भी बना सकते, कैसे, यहाँ पर हम लेंगे नाइट्रोबेंजीन और इसकी फिर से हम अब केवल हम 10+HCl से, इससे भी हम करा सकते हैं, पर हम प्रेफरेंस जो है वो Fe+HCl को ही देते हैं। तो यहाँ से हमको मिल जाएगी Na, ये NO2 है, इसको आपको NH2 से रिप्लेस करना है। बहुत ही इजी थी ये रिएक्शन, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर होगी। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं जो कि है अमोनोलाइसिस ऑफ अल्किल हैलाइड्स। यहाँ पर हम अल्किल हैलाइड्स की अमोनोलाइसिस करेंगे। क्या करेंगे, अमोनोलाइसिस करेंगे। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं क्या, सबसे पहले हम NH3 अमोनिया लेते हैं। उस अमोनिया की रिएक्शन हम अल्किल हैलाइड से कराते हैं। तो यहाँ पर जो है हमें क्या मिलता है, यहाँ से एक H निकल जाता है। सबसे पहले यहाँ पर अमोनियम सॉल्ट बनता है, क्या बनता है, अमोनियम सॉल्ट बनता है, R बॉन्ड NH3 पॉजिटिव X नेगेटिव। क्यों बनता है, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होते हैं, ये इस R के साथ जुड़ जाता है, ठीक है। तो ये अमोनियम सॉल्ट बनता है, क्या बनता है, अमोनियम सॉल्ट बनता है। चलिए हम यहाँ पे सबसे पहले लेंगे प्राइमरी अमीन, इसकी रिएक्शन कराएंगे हम अल्किल हैलाइड से। अल्किल हैलाइड से हम यहाँ पे इसकी रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से HX जो है वो निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से R2NH बन जाएगा, यानी ये 1 डिग्री अमाइन से अल्किल हैलाइड की रिएक्शन कराने पर 2 डिग्री अमाइन बन गया। फर्दर हम इसकी रिएक्शन करा देंगे फिर से अल्किल हैलाइड से, तो यहाँ पर फिर से HX निकल जाएगा और यहाँ पर R3N यानी 3 डिग्री अमाइन। तो क्या स्टॉप हो जाएगी रिएक्शन, नहीं, अभी हम फिर से कराएंगे R बॉन्ड X से। तो R बॉन्ड X से फिर कराएंगे तो अब की बार तो H बचा ही नहीं, तो यहाँ पर R4N पॉजिटिव X नेगेटिव, ये हमारा क्या बन गया, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, अमोनियम सॉल्ट, ठीक है। और ये इस सॉल्ट की अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन करा देते हैं, NaOH से करा देते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें यहाँ से प्राइमरी अमीन मिल जाएगी, प्राइमरी अमीन मिल जाएगी, ठीक है। अब क्या होता है कि अमोनोलाइसिस में आपने देखा कि एक मिक्सचर बनता है, पूरा मिक्सचर बनता है, यानी प्राइमरी का, सेकेंडरी का, टर्शियरी का, तीनों का मिक्सचर मिलता है। कोई भी ऐसी अमाइन प्योर फॉर्म में नहीं मिलती है। तो इसको हम जो है प्रेफरेंस नहीं देते कि अगर हमें अमाइन बनाना है तो क्या हम अमोनोलाइसिस से बनाए, नहीं, हम और जो है नाइट्राइल से बना सकते हैं, नाइट्रो कंपाउंड्स बनाते हैं। अमोनोलाइसिस इतनी बेहतर नहीं, लेकिन अगर हम बनाना ही चाहते हैं अमोनोलाइसिस से तो हम प्राइमरी अमीन को कैसे ऑब्टेन करें। तो प्राइमरी अमीन को ऑब्टेन करने के लिए अभी तक हम क्या कर रहे थे कि R बॉन्ड X को एक्सिस में ले रहे थे। यहाँ पर हमने लिया R बॉन्ड X, अल्किल हैलाइड को एक्सिस में ले रहे थे। अगर हमें अमोनिया को एक्सिस में ले लें, NH3 को एक्सिस में ले लें, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें R बॉन्ड NH2 मिल जाएगा। ये NCERT में लिखा है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। चलिए अमोनोलाइसिस भी हो गई। अब बात करते हैं नाइट्राइल से। नाइट्राइल से मतलब कि साइनाइड से बनाएंगे, ठीक है। तो जो है अल्किल साइनाइड से हम कैसे बनाएंगे, इसका रिडक्शन करा के। और रिडक्शन हम किससे कराएंगे, रिडक्शन के लिए हम यूज़ करेंगे LiAlH4 यानी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। इसका यूज़ कर सकते हैं, या इसकी जगह हम इथेनॉल प्लस सोडियम का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, R बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N, इसकी हमने यहाँ पर LiAlH4 से रिडक्शन कराई। तो क्या हुआ, रिडक्शन कराने पर हमें यहाँ पर मिला R बॉन्ड, यहाँ से बॉन्ड टूटा, ठीक है। ये
तीनों ही बॉन्ड टूटेगा, पहले डबल टूटेगा फिर लास्ट वाला भी टूटेगा, तो दोनों पे यहाँ पर ऐसे आ गया। तो यहाँ पर एक H, यहाँ पर एक H, यहाँ पर एक H, यहाँ पर एक H, तो यहाँ से R बॉन्ड CH2 बॉन्ड NH2 बन गया, ये हमारी अमाइन बन गई। तो ये नाइट्राइल से हमने प्रिपेयर कर लिया। अगर हम चाहते हैं कि यहाँ से हमने जो है साइनाइड लिया था, हम आइसोसाइनाइड से बनाना चाहते हैं, तो आपने देखा कि साइनाइड से ले रहे हैं तो यहाँ पर ये 1 डिग्री बनी, 1 डिग्री अमाइन बनी। लेकिन जब हम आइसोसाइनाइड से लेंगे तो क्या होगा, इसका रिडक्शन करा दो। इसका रिडक्शन करा दिया हमने, तो यहाँ से R बॉन्ड NH2 बॉन्ड CH2, ठीक है, यहाँ से हमने रिडक्शन करा दिया। तो यहाँ से हमें 2 कार्बन से जुड़ी है ये, तो ये हमें 2 डिग्री अमाइन मिल गई। क्या मिल गई? 2 डिग्री अमाइन। तो साइनाइड से कराएंगे तो 1 डिग्री अमाइन, और आइसोसाइनाइड से कराएंगे तो 2 डिग्री अमाइन। आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अमाइड से करा लेते हैं। अमाइड्स, अब अमाइड का क्या होता है फॉर्मूला स्ट्रक्चर, यहाँ पर क्या होता है, ये कार्बोनिल ग्रुप लगा होता है, एक तरफ R लगा होता है और एक तरफ NH2 लगा होता है, इसको बोलते हैं अमाइड। क्या बोलते हैं? अमाइड। अब इस अमाइड का हमें रिडक्शन कराना होगा। अब रिडक्शन जैसे हमने नाइट्राइल का कराया था LiAlH4 से, इसका भी करा देंगे LiAlH4 से, ठीक है, LiAlH4 से करा देंगे। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगी R बॉन्ड CH2 NH2, ठीक है। यहाँ पर वाटर का भी यूज़ करेंगे। इजी थी ना। नाउ अब आ गई गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। ये इम्पॉर्टेंट है, इसमें हमें कुछ चीज़ें याद रखनी होगी। यहाँ हम थैलेमाइड, यहाँ से नाम से पता चला थैलेमाइड से हम इसको प्रिपेयर करेंगे। किसको? अमाइंस को प्रिपेयर करेंगे हम थैलेमाइड से। सबसे पहले हम थैलेमाइड ले लेते हैं, तो थैलेमाइड ले लेते हैं। ये होता है थैलेमाइड का स्ट्रक्चर, ठीक है। हमने थैलेमाइड ले लिया। अब इसकी जो है हम सबसे पहले रिएक्शन कराएंगे KOH से, यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे। तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ठीक है। ये पार्शियली मान लो, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, सो ये इधर जुड़ेगा, ठीक है, और ये यहाँ पर। सो क्या होगा, इधर ये बनेगा C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, यहाँ से N के साथ K जुड़ जाएगा, ठीक है, K जुड़ जाएगा। अब हमने सबसे पहले KOH से कराई, ठीक है, KOH से कराई। अब सेकंड हम इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे? इसकी रिएक्शन कराएंगे अल्किल हैलाइड से। किससे कराएंगे? अल्किल हैलाइड से। ये हमने अल्किल हैलाइड से कराई। तो देखिए अल्किल हैलाइड से कराएंगे तो फिर से ये पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली नेगेटिव। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है, SN2 हो रही है। क्या हो रही है? SN2 हो रही है। तो ये नेगेटिव ही इधर जुड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से एरो इधर लगा दे रही, ये ऐसा बनेगा C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, N R, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। इसका नेम होता है N अल्किल थैलेमाइड। थैलेमाइड क्या होता है? N अल्किल थैलेमाइड। अब हम इसकी रिएक्शन सबसे पहले हमने KOH से कराई, फिर अल्किल हैलाइड से कराई, एंड लास्ट हम जो है जब ये बना, हाँ आपने यहाँ पे KOH लिया था, KOH, तो आप यहाँ पर NaOH भी ले सकते हैं, ठीक है। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना, KOH लिया NaOH लिया, हमें लेना तो बेस ही है, ठीक है। तो ये कंपाउंड बना और साथ में अब क्या हम इसकी जो है किससे कराएंगे? वाटर से। किससे कराएंगे? वाटर से। तो यहाँ से बनेगा क्या? O, ये चीज़ यहाँ से हटेगी तो यहाँ से बनेगा OH, OH,
और साथ में निकल आएगा हमारा क्या, R बॉन्ड NH2। क्या निकल आएगा, R बॉन्ड NH2। ठीक है, तो वाटर से कराई, फिर हमें ये मिला और इसके साथ हमारा ये यहाँ पे निकल आई है क्या, प्राइमरी अमीन, जो तो हम बनाना चाहते थे। ठीक है, तो फिर से आप स्टेप देखिए, सबसे पहले QH से रिएक्शन कराई। ठीक है, QH से कराई और उसके बाद हमने यहाँ पे अल्किल हैलाइड से रिएक्शन कराई, अल्किल हैलाइड से रिएक्शन कराई। उसके बाद जो हमें कंपाउंड मिला, यहाँ पर सिंपल कुछ नहीं था, प्लस को माइनस से जोड़ दो, माइनस को प्लस से जोड़ दो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही थी। ठीक है, फिर लास्ट में जो कंपाउंड बना उसकी वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो हमें यहाँ पर जो है 1 डिग्री हमारी अमाइन मिल जाएगी। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ये जो रिएक्शन थी वो एरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स क्यों नहीं देती, यानी ये एलिफेटिक अमीन ही क्यों देती हैं, एलिफेटिक 1 डिग्री अमाइन क्यों देती हैं और एरोमेटिक क्यों नहीं देती, एरोमेटिक 1 डिग्री अमाइन क्यों नहीं देती। तो इसका सिंपल सा जो आंसर है वो तो पूरे रिएक्शन में ही दिख रहा है। यहाँ पर SN2 रिएक्शन हो रही है और एरोमेटिक SN2 करती नहीं है। ठीक है, तो एग्जाम्पल यही है कि जो एरल हैलाइड्स होती हैं, इसका आंसर यही है, एरल हैलाइड जो होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं करते, इसीलिए वो इस रिएक्शन को नहीं देते। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन कर लेना आप लोग। ठीक है, तो लास्ट देखते हैं होफमैन डिग्रेडेशन। होफमैन, ये पूरा नाम नहीं लिख पाया, होफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन, होफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन। यहाँ से हम क्या लेंगे, सबसे पहले ये जो है वो एरोमेटिक और एलिफेटिक दोनों ही अमाइन देती हैं। एरोमेटिक 1 डिग्री एरोमेटिक और 1 डिग्री एलिफेटिक दोनों ही अमाइन इसको रिएक्शन को देती हैं। यहाँ पर हमने लिया है यहाँ पर R बॉन्ड C डबल बॉन्ड ONH2, ये क्या है, पीछे पढ़ के आए थे, अमाइड है। ठीक है, अब नाम से पता है होफमाइन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, यहाँ पे ब्रोमीन से हम यहाँ पर रिएक्शन कराते हैं, Br2 ले लिया और 4NaOH ले लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हीट कराएंगे, क्या कराएंगे, हीट कराएंगे, तो यहाँ पर बनेगा R बॉन्ड NH2। ठीक है, ये कैसे बना, आप सिंपल समझ लो, इस ग्रुप को यहाँ से हटा दिया। ठीक है, तो ये ऐसे बन गया R बॉन्ड NH2 प्लस Na2CO3 प्लस 2NaBr प्लस 2H2, ये प्रोडक्ट्स बने। ठीक है, मेन प्रोडक्ट हमारा ये R बॉन्ड। तो आपने देखा, एक चीज़ आपने देखी इसमें कि हमने यहाँ पर अमाइड जो लिया था वो तो 2 कार्बन का था और हमारी अमाइन निकल गया ये 1 कार्बन की, यानी 1 कार्बन तो कम हो गया। तो जो अमाइन बनती है उसमें 1 कार्बन कम हो जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, आई होप आपको क्लियर होगी। नाउ अब हम कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं, सिंपल सी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। अमाइंस का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है और सॉल्युबिलिटी क्या होती है। तो अमाइंस का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो पहले मैं कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की आपको बात करा देती हूँ। जैसे यहाँ पे मैं बता देती हूँ कि जो लोअर एलिफेटिक अमाइंस होती हैं, लोअर एलिफेटिक अमाइंस होती हैं वो कैसी होती हैं, गैस होती हैं, जिनमें किस तरह का ऑर्डर आता है, फिशी ऑर्डर, फिशी ऑर्डर आता है। ठीक है, और ठीक है, लोअर, ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, लोअर एलिफेटिक अमाइंस जो होती हैं, ठीक है, अमाइंस जो होती है वो सॉल्युबल होती हैं वाटर में, वाटर में सॉल्युबल होती हैं। ठीक है, वाटर में सॉल्युबल होती हैं, हायर नहीं होती, नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि हायर में आप जैसे हम हर चैप्टर में भी पढ़ते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सेम होती है कि हर जब आगे के जो मेंबर्स होते हैं उसमें क्या होता है, कार्बन की चेन बढ़ती है, कार्बन की चेन बढ़ती है, और ये कार्बन की जो चेन होती है ये हाइड्रोफोबिक होती है, पानी से डरती है। ठीक है, हाइड्रोफोबिक होती है, और जो पानी से डरेगा तो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाएगा ना, और तो वो इनसॉल्युबल हो जाता है। तो हायर मेंबर्स जो हो जाते हैं वो कैसे हो जाते हैं, इनसॉल्युबल हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, इनसॉल्युबल हो जाते हैं। कैसे होते हैं, इनसॉल्युबल। आई होप यू क्लियर दिस। ठीक है, अब यहाँ पर सॉल्युबिलिटी होती है, इसका ऑर्डर आप देख लीजिए, एग्जाम में आ सकता है ऑर्डर। 1 डिग्री, जैसे हमने लिया R बॉन्ड NH2 लिया, ठीक है,
आर बॉन्ड एन एच बॉन्ड आर लिया और एन आर आर आर, ठीक है। तो देखिए यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ एक हाइड्रोजन है, यहाँ तो हाइड्रोजन नहीं है, और हाइड्रोजन नहीं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी नहीं हो पाएगी। तो सॉलिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है 1 डिग्री में, फिर 2 डिग्री में, देन 3 डिग्री में। तो सबसे ज़्यादा होती है 1 डिग्री में, फिर 2 डिग्री में, देन 3 डिग्री में, ठीक है। ये आपको क्लियर होगा आई होप, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे, उससे पहले मैं एक और आपको पॉइंट बता देती हूँ यहाँ पर, ठीक। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप तो पढ़ लीजिए, एग्जाम में तो कहीं से भी कुछ भी आ जाता है, ठीक है। एनिलीन जो होता है वो क्या होता है, कलरलेस होता है। एनिलीन क्या होता है, एरोमेटिक प्राइमरी अमीन होती है। ये क्या होती है, कलरलेस होती है। क्या होती है, कलरलेस होती है। लेकिन जब इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, ये एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आ जाती है, तो ये कलर हो जाती है, ये कलर हो जाती है। आपको कोई भी चैप्टर अगर अच्छे से बिल्कुल एकदम माइंड में सेट करना, तो एक चीज़ आप समझ लीजिए, शॉर्ट नोट्स बनाने लगी। उस हर चैप्टर के शॉर्ट नोट्स आपके पास होने चाहिए, ताकि आपका जो चैप्टर है वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, इसको ऑर्डर आप लिख लीजिएगा। जैसे सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर है वही है, 1 डिग्री सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है, फिर 2 डिग्री का, देन 3 डिग्री का। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, और हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। क्या होता है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट 1 डिग्री में 2 हाइड्रोजन है, इसमें एक ही, इसमें 0 है, तो ये इसका ये ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं। हाँ चलिए, बेसिक नेचर, सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है बेसिक नेचर, ठीक है। यहाँ पर बेसिक नेचर, यहाँ पे हम रिवाइज कर रहा है, वो आपने ये चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया हो एक बार डिटेल में, क्योंकि रिवीजन में हमें जो है जल्दी जल्दी हर चीज़ को गो थ्रू करना पड़ता है। तो इसमें मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी, मैं आपको सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताऊँगी, ठीक है। सबसे पहले देखिए, कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लीजिए, ठीक है। जो अमाइंस होती हैं, अमाइंस होती हैं वो मोर बेसिक होती हैं अमोनिया से, अमोनिया से ज़्यादा बेसिक होती है, ठीक है। बेसिक नेचर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्लस आई इफेक्ट और माइनस प्लस एम इफेक्ट के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है माइनस आई इफेक्ट और माइनस एम इफेक्ट के। तो अमाइंस, जैसे हमने आर बॉन्ड NH2 ले लिया, तो इसमें ये आर ग्रुप लगा हुआ होता है, ये प्लस आई इफेक्ट लगाता है, और इसमें कोई इफेक्ट नहीं लग रहा है, इसीलिए इसकी अमाइंस की ज़्यादा होती है, ठीक है। और अमाइंस की जो बेसिसिटी होती है, बेसिक जो होती है, वो एरोमेटिक अमाइंस से ज़्यादा होती है, यानी यहाँ पर एलिफेटिक अमाइंस एरोमेटिक अमाइंस से ज़्यादा होती है। क्यों, क्योंकि एरोमेटिक अमाइन में क्या होती है, बेंजीन रिंग लगी होती है, और ये बेंजीन रिंग तो माइनस एम इफेक्ट लगाती, माइनस आई इफेक्ट लगाती है ना। तो ये आप याद रखना। नाउ अगर हम एक ऑर्डर की बात करें, तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि अमाइन, ठीक है, 1 डिग्री अमाइन, ये प्राइमरी अमाइन। एलिफेटिक अमाइन जो होती है वो ज़्यादा बेसिक होती हैं अमोनिया से, और अमोनिया एरोमेटिक अमाइन से ज़्यादा बेसिक होती है, ठीक है, ये याद रखना। अगर हम सिर्फ एलिफेटिक अमाइन में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री की बात करें, तो उसमें कौन ज़्यादा बेसिक होता है, तो 3 डिग्री मोर बेसिक देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर यही कारण कि 1 डिग्री में सिर्फ एक ही ग्रुप आई प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है, और 2 डिग्री में तो 2 ग्रुप लगे हुए हैं, वो ज़्यादा ही इफेक्ट लगा रहे हैं, ये भी लगा रहा है, ये भी लगा रहा है, और 3 डिग्री में 3 ग्रुप लगा रहे हैं, ठीक है, प्लस आई इफेक्ट। तो इसीलिए ये वाला ऑर्डर फॉलो होता है, यानी 3 डिग्री में सबसे ज़्यादा, देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। लेकिन यहाँ पर कुछ और ज़्यादा जो है, आप मैथिलामीन और एथिलामीन के केस में थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। क्यों हो जाता है मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, ये आप समझ में आ गया होगा। अरे यार स्लाइड ही नहीं बची, चलो ऊपर लिख देती हूँ। यहाँ पर क्या हुआ कि अगर हम बात करें मैथिलामीन की, मैथिलामीन
ठीक है। एनसीईआरटी में आपने पढ़ लिया होगा, चैप्टर गो थ्रू कर लिया होगा। जल्दी जल्दी रिवाइज करना है तो जल्दी जल्दी चीज़ें कर लेते हैं, ठीक है। तो मैथिलामीन का जो ऑर्डर होता है वो क्या हो जाता है, 1 2 3। मैं तो ऐसे ट्रिक से कर लेती हूँ, 2 3 1 यहाँ से, 1 2 3 3 2 1, ठीक है। दिस, तो यहाँ इसका जो ऑर्डर हो जाता है 2 डिग्री 1 डिग्री एंड 3 डिग्री, ठीक है, ये होता है। अब मैंने आपको एक चीज़ बताना भूल गई, मैं आपको वो बता देती हूँ, पहले रुको। हाँ, तो यहाँ पर ये जो चीज़ थी वो क्या थी, गैसियस फेज में थी, कि अगर गैसियस फेज है तो 3 डिग्री अमाइंस की बेसिसिटी ज़्यादा होगी 2 से देन 1। लेकिन अगर एक्वस में बात करें तो एक्वस में माने वाटर आ जाता है, और वाटर आ जाता है तो सॉल्वेशन इफेक्ट भी आ जाता है, ठीक है। और हमने अभी पीछे ही पढ़ा था सॉल्युबिलिटी में कि 1 डिग्री अमाइन ज़्यादा सॉल्युबल होती है 2 डिग्री से 3 डिग्री से। तो एक्वस में जो है बेसिसिटी का ऑर्डर हो जाता है 1 डिग्री देन 2 डिग्री देन 3 डिग्री देन दिस, ठीक है, ये हो जाता है। यानी गैस में कुछ और है, गैस में 3 2 1 है और एक्वस में 1, ये आपको याद रखना। क्या होगा, इमेज ही चली गई। एक मिनट, आ गई, ठीक है। तो क्या था, ये मैथिलामीन के केस में ये वाला ऑर्डर होता है, ठीक है। और एथिलामीन के केस में ये एक्वस में है, किसमें, एक्वस में। और एथिलामीन के केस में क्या हो जाता है, ऑर्डर हो जाता है तो 1 2 3 3 2 1। सो यहाँ से 2 3 1, 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री, ठीक है। ये आप कर लेना, ये वाला ऑर्डर हो जाता है, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो मैथिलामीन में यहाँ पे CH3 बॉन्ड NH2 यहाँ पर लगा है, ये 1 डिग्री है। CH3 बॉन्ड NH बॉन्ड CH3 एंड CH, ये 2 डिग्री है, ठीक है। CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3। अब यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट भी लग रहा है, पर एक्वस की बात हो रही है तो क्या देख रहा है, एक्वस की बात है, सॉल्युबिलिटी भी, सॉल्वेशन इफेक्ट भी देकर जा रहा है, ठीक है। सॉल्वेशन इफेक्ट भी देखा जा रहा है, और यहाँ पर सॉल्वेशन इफेक्ट भी देखा जा रहा है। तो इस सॉल्वेशन इफेक्ट के अकॉर्डिंग तो 1 2 1 2 3, और प्लस आई इफेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे 3 2 1। तो इसका पूरा एक हमने कॉमन निकाल लिया, वो क्या था, 2 1 3। और एथिलामीन के केस में जो बड़े बड़े ग्रुप्स आ जाते हैं, तो वहाँ पे स्टेरिक हिंडरेंस की वजह से ये निकाल लिया हमने। ये आपको ऐसे याद ही करना पड़ेगा, इसका कोई और उपाय नहीं है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। ट्रिक यही है कि जैसे 1 2 3 ऐसे लिखिए, फिर 3 2 1 ऐसे लिखिए, फिर पहले मैथिल आता है तो आपको ऐसे चलना है, ठीक है, ऐसे चलना है, तो यहाँ से 2 1 3 आ जाएगा, ठीक है। एथिल के केस में आपको ऐसे चलना है तो 2 3 1 आ जाएगा। यही मैंने एक ट्रिक बनाई है जो आप कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसकी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। केमिकल प्रॉपर्टीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, एग्ज़ाम में आती हैं। तो सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टी है एसाइलेशन। क्या है, एसाइलेशन। यहाँ पर हम क्या कराते हैं, R बॉन्ड C डबल बॉन्ड OCl से रिएक्शन कराते हैं, एसाइलेशन जिसको हम बोलते हैं। सो सबसे पहले हमने लिया यहाँ पर एग्जाम्पल NH, ठीक है। यहाँ पे हमने लिया इथेना अमाइन, और उसकी रिएक्शन हम कराने वाले हैं R बॉन्ड, यहाँ पे R की जगह हम CH3 ले लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड OCl ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो रिएक्शन वो कैसी होगी कि ये जो
इसके ऊपर लोन पेयर है, ये यहाँ पर ऐसे आएंगे, ठीक है, यहाँ पर ऐसे आएंगे, और ये जो बॉन्ड है ये ऐसे जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका बनेगा C2H5 बॉन्ड NCOCl बॉन्ड CH3, और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन तो थे इसके पास, ठीक है, दिस। अब ये जो रिएक्शन हमने यहाँ पे कराई है, ये हम किसकी प्रेजेंस में करा रहे हैं? पिरिडिन की प्रेजेंस में करा रहे हैं। तो यहाँ पर हमें क्या मिला? यहाँ हमें मिला एन इथाइल इथेनामाइड, और HCl यहाँ पर निकल गया, ठीक है। यहाँ से HCl क्या है, वो निकल गया। तो ये रिएक्शन थी, इजी थी, आप कर लोगे, इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके अलावा जो है अब यहाँ से इम्पोर्टेंट शुरू होंगी, यहाँ से कार्बोलमीन से। ये बहुत इम्पोर्टेंट रिएक्शन है ये। यहाँ पर इस रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं, ये कौन कौन देती है ये रिएक्शन? सबसे पहले आपको याद रखना, ये एलिफेटिक एंड एरोमेटिक दोनों ही प्राइमरी अमीन देती हैं। एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों ही प्राइमरी अमीन देती हैं, ठीक है। अब इसमें हम कैसे करते हैं ये रिएक्शन, तो याद रखना, सबसे पहले हम लेते हैं प्राइमरी अमीन, ठीक है, प्राइमरी अमीन ले। आप यहाँ पे एनिलीन भी ले सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही देती हैं, एरोमेटिक भी दे रही हैं, एलिफेटिक भी दे रही हैं। फिर इसकी रिएक्शन हम कराते हैं क्लोरोफॉर्म से। अब क्लोरोफॉर्म C है, तो C से आप याद रखना क्लोरोफॉर्म का यूज़ हो जाएगा। क्लोरोफॉर्म से कराते हैं, फिर 3KOH से कराते हैं, और यहाँ पर दे देते हैं हीट, यहाँ पर दे देते हैं हीट, और यहाँ पर बन जाता है क्या? आइसोसाइनाइड। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन आप उसको कर लेना, यहाँ पे आइसोसाइनाइड बन जाता है, ठीक है, और 3KCl + 3H2O निकल जाता है। ये आइसोसाइनाइड बनता है, इसका जो ऑर्डर होता है बहुत ही गंदा होता है, फॉल ऑर्डर, ठीक है, फॉल ऑर्डर होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कार्बोलमीन रिएक्शन। नाउ नेक्स्ट देखते हैं हम जो है रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड, ठीक है, नाइट्रस एसिड, रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। तो यहाँ पर मैं तो आपको बताऊँगी, सबसे पहले मैं कराऊँगी एलिफेटिक से, फिर एरोमेटिक से, ठीक है। तो एलिफेटिक से हम करेंगे, R बॉन्ड NH2 ले लिया, उसकी रिएक्शन हम करा देंगे नाइट्रस एसिड से, HNO2 से। ये HNO2 आप कैसे बनाते हो? यहाँ पर HNO2 कैसे बनता है? NaNO2 + HCl से बनता है। तो यहाँ से ये Na हट जाएगा, Cl हट जाएगा, तो बचेगा क्या? HNO2। तो यहाँ पे आपको HNO2 मिल गया, ठीक है, HNO2 मिल गया। यहाँ पे आप टेम्परेचर भी लिख सकते हैं, 278 केल्विन, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिल जाता है एल्कोहल। क्या मिल जाता है? एल्कोहल मिल जाता है, एल्कोहल मिल जाता है। ये हमने ली थी 1 डिग्री एलिफेटिक अमाइन, लेकिन अगर हम यहाँ पर ले लें 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन, 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन, तो यहाँ हम फिर से कराएंगे HNO2 से रिएक्शन, NaNO2 + HCl, और यहाँ से NaNO2 + HCl, और 278 केल्विन के टेम्परेचर में। तो यहाँ से हमें जो मिलता है वो चीज़ मिलती है, उसका नाम है बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट। बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट बनता है हमें यहाँ से, और NaCl + H2O निकल जाता है, ठीक है। तो आप इस रिएक्शन का यूज़ दोनों में डिस्टिंग्विश करने के लिए कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से प्राइमरी अमीन से आप एल्कोहल मिल रहा है, और जो है एरोमेटिक प्राइमरी अमीन से आपको बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट मिल रहा है, ठीक है। तो अब थर्ड है हिंसबर्ग टेस्ट। यहाँ पे सबसे पहले आपको याद रखना है हिंसबर्ग रिएजेंट। हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है, ठीक है, जिसका नाम होता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला होता है C6H5
C6H5SOCl SO2Cl। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। यहाँ पर जैसे बेंजीन रिंग होती है, ठीक है, ये यहाँ पर ऐसे लगा होता है, ये आपका SO2 ग्रुप लगा। ये SO2 ग्रुप जो होता है ना, इसकी वजह से ये काफ़ी कैसा होता है, स्ट्रांगली एसिडिक होता है। कैसा होता है, स्ट्रांगली एसिडिक होता है। क्यों, यहाँ पर ये जो ग्रुप होता है ये EWG इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। तो आगे बताऊंगी, जब इसके साथ जो हाइड्रोजन आप देखोगे रिएक्शन में तो वो एसिडिक हो जाता है। अब मैं इसकी आपसे 1 डिग्री, अब देखिए यहाँ पर हिंसबर्ग का मेनली हम डिस्टिंग्विश 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ठीक है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन में डिस्टिंग्विश करने के लिए मेनली करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे, ठीक है, अगर हम यहाँ पे प्राइमरी अमीन ले रहे हैं, ठीक है, प्राइमरी अमीन से अगर हम हिंसबर्ग रिएजेंट की रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है, हिंसबर्ग रिएजेंट की रिएक्शन करा रहे हैं, तो हमें जो कंपाउंड मिलता है, जैसे हमने यहाँ से जो है R बॉन्ड NH2 की रिएक्शन कराते हैं, यहाँ पे हमने ले ली, ठीक है, हिंसबर्ग रिएजेंट ले लिया हमने यहाँ पर। तो यहाँ से आपको क्या बनता है, यहाँ से एक H निकल जाएगा और Cl, यहाँ से RNR, ठीक है। तो ये जो बना, यहाँ पे एक H भी लगा हुआ है, ये हमारा कंपाउंड जो बना है वो बेस में कैसा होता है, सॉल्युबल होता है। अगर यहाँ पे हमने 1 डिग्री अमाइन लिए तो बेस में कैसा होता है, सॉल्युबल होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर जो ग्रुप लगा, ये ग्रुप ये होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, यानी -M और -I इफेक्ट लगाता है, जिससे एसिडिक नेचर जो होता है यहाँ पर इससे लगे हाइड्रोजन का, इसका एसिडिक नेचर क्या हो जाता है, वो बढ़ जाता है और यहाँ बेस से ये रिएक्ट करके सॉल्युबल हो जाता है। अगर हम यहाँ पर सेकेंडरी अमाइन लेंगे, ठीक है, तो ये क्या करेगा, हमने इस रिएक्शन करा था, सेकेंडरी अमाइन लेते हैं, तो जो कंपाउंड बनेगा हमारे पास यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से एक H हट गया, Cl हट गया, तो NR। अब यहाँ पे कम प्रोडक्ट तो बन गया, लेकिन यहाँ पर H ही नहीं बचा, ठीक है, H ही नहीं बचा, तो बेस से रिएक्शन, एसिडिक बेस से रिएक्शन ही नहीं कर पाएगा, तो इनसॉल्युबल हो जाएगा, ठीक है। टर्शियरी अमाइन जो होते हैं वो तो रिएक्ट ही नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर HCl तो यहाँ से रिमूव हो रहा था ना, और यहाँ पे तो H ही नहीं है, तो ये तो रिएक्ट ही नहीं करते, तो हिंसबर्ग रिएजेंट में एक जो है आप मेनली इसका यूज़ किस में करेंगे, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन में डिस्टिंग्विश करने के लिए। अब है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो एक बार मैं इसकी हिंसबर्ग रिएजेंट में एक बार हम थोड़ी सी समरी ले लेते हैं कि देखिए 1 डिग्री अमाइन जो है वो रिएक्ट करेंगे, हाँ, और सॉल्युबल भी हो जाएंगे, ठीक है। 2 डिग्री अमाइन जो है वो रिएक्ट तो करेंगे पर इनसॉल्युबल हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन ही नहीं बचा। और 3 डिग्री इसमें तो हाइड्रोजन होता ही नहीं, तो ये रिएक्ट भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अब नाउ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पर हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखें। यहाँ पर जो हमारे पास NH2 है, यहाँ पर ये इसके ऊपर होते हैं लोन पेयर, तो ये जो होता है वो हाईली एक्टिव होता है। क्या होता है, हाईली एक्टिव होता है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, हाईली एक्टिव होता है। और जो इसका रेजोनेंस बनता है, ये यहाँ पर डोनेट करता है यहाँ पर, तो
तो ये इसका रेजोनेंस जो बनता है वो ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पे बनता है। किस बनता है? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे बनता है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? निगेटिव बनता है। तो कहीं से आपका क्या आएगा? इलेक्ट्रोफाइल आता है। इलेक्ट्रोफाइल कैसा होता है? पॉजिटिव होता है, वो यहाँ रिएक्ट कर लेगा। इसीलिए इधर क्या होती है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। क्या? तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्रोमिनेशन, ठीक है, फिर पढ़ेंगे नाइट्रेशन, और फिर लास्ट में हम पढ़ेंगे सल्फोनेशन। क्या पढ़ेंगे? सल्फोनेशन। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं ब्रोमिनेशन की। किसकी? ब्रोमिनेशन की। सो ब्रोमिनेशन में सबसे पहले हम यहाँ पर ले लेते हैं एनिलीन NH2। इसकी रिएक्शन करा देते हैं हम Br2 से, ठीक है, Br2 से और H2। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? यहाँ से हमें मिलेगा ये ग्रुप जो है वो हाईली एक्टिव है, इस पर जो है लोन पेयर में। तो यहाँ से हमें NH2 ऑर्थो पैरा ऑर्थो, क्योंकि ऑर्थो पैरा, तो ये हमें मिल गया है ट्राइब्रोमो एनिलीन। क्या मिल गया? ट्राइब्रोमो एनिलीन। और ये हमें ये इतना रिएक्टिव है कि ऑर्थो पैरा पे बनने चाहिए थे पोजीशन पे, यहाँ पर यार 3 जो है सब्स्टिट्यूटेड पोजीशन पे बन गए, 3 सब्स्टिट्यूटेड हो गए। लेकिन हम चाहते हैं क्या? इसके हमें एक ही मिल जाए, एक ही सब्स्टिट्यूटेड मिल जाए, मोनो सब्स्टिट्यूटेड मिल जाए। क्या मिल जाए? मोनो सब्स्टिट्यूटेड। तो इसके लिए हमें कुछ स्टेप्स करनी पड़ेंगी इस प्रोसेस को करवाने के लिए। ठीक है, हम क्या चाहते हैं? मोनो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन डेरिवेटिव मिले तो हमें कुछ प्रोसेस करानी पड़ेंगी। तो सबसे पहले हम क्या कराएंगे? सबसे पहले हम एनिलीन की जो है वो कराएंगे रिएक्शन किससे? CH3CO, ठीक है, O यानी एसिड एनहाइड्राइड पेरिडीन के प्रेजेंस में। तो यहाँ से हमको मिलेगा कंपाउंड C डबल बॉन्ड CH3, ठीक है, ये हमको मिला। यहाँ पर क्या हुआ कि ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच था, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिच बहुत ज़्यादा था, और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन इसकी जो डेंसिटी है वो कम हो गई। तो अब हम सेम रिएक्शन करा देंगे Br2 H2O से, ठीक है। यहाँ पर H2 की जगह हम यहाँ पे एसिटिक एसिड लेंगे। तो इस बार हमें यहाँ पर क्या मिलेगा? जो कंपाउंड, यहाँ पर हमें HNC डबल बॉन्ड O CH3, एंड लास्ट हम रिएक्शन करा देंगे वाटर से। तो ये जो है ग्रुप हट जाएगा, और ये यहाँ से जाके एक H यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे बन जाएगा क्या? NH2। यहाँ पर Br भी बनाता है इधर, ठीक है, ये ब्रोमीन में। तो यहाँ पे देखिए हमें पैरा पोजीशन पे मेजर प्रोडक्ट मिल गया है, ठीक है, मेजर प्रोडक्ट मिल गया है। ये सेकंड स्टेप, ये थर्ड स्टेप, मेजर प्रोडक्ट मिल गया, ठीक है। ये होती है ब्रोमिनेशन, ठीक है। अगर हम बात करें सल्फोनेशन, ठीक है, सल्फोनेशन की बात करें तो एनिलीन लेंगे, ठीक है, उसकी रिएक्शन करा देंगे H2SO4 से। तो हमें क्या मिलता है? तो हमें मिलता है NH2SO3H मिलता है, ठीक है, SO3H मिलता है। ये इस पर लोन पेयर है, ये जो H होता है वो इधर चला जाता है। तो यहाँ से हमें जो है NH3 पॉजिटिव SO3 नेगेटिव मिल जाता है। ये पॉजिटिव नेगेटिव साथ आ गई, ये इसको बोलते हैं ज्विटर आयन। इसको क्या बोलते हैं? ज्विटर आयन, ज्विटर आयन, ठीक है। फिर यहाँ पर एक और रहेगी थी नाइट्रेशन। क्या रहेगी थी? नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में हम क्या कराएंगे? एनिलीन लेंगे, उसकी जो है रिएक्शन करा देते हैं हम कंसनट्रेट HNO3 से और कंसनट्रेट H2SO4 से, ठीक है। तो यहाँ से हमको मिल जाता है क्या? NH2NO2। ये पैरा डायरेक्टिंग हमें मिला है 51%, ठीक है, और NH2 ऑर्थो डायरेक्टिंग हमें यहाँ पे मिला है 2%।
लेकिन क्या हुआ कि हमें मेटा भी मिल गया, जबकि हम अभी पढ़ के आए थे कि हमें ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही मिलेंगे, लेकिन हमें मेटा भी बन गया, और वो भी इतनी ज़्यादा अमाउंट 47% में। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि ये जो NH2 जब एनिलीन जब कंसनट्रेट HNO3 के साथ रिएक्शन कराता है तो यहाँ पर ये बना लेता है एनिलीनियम आयन, जो कि मेटा डायरेक्टिंग होता है। कैसा होता है? मेटा डायरेक्टिंग। तो इस प्रोसेस को रोकने के लिए, ठीक है, फर्दर हमें एक ही मोनो सब्सटीट्यूट चाहिए, एक ही कंपाउंड चाहिए। तो उसके लिए हमें फिर से वही प्रोसेस करनी पड़ेगी जैसे हमने यहाँ पर करी थी, वहाँ पर ब्रोमिनेशन में। सबसे पहले हम एनिलीन की रिएक्शन करा देंगे, किससे? पेरिडीन से, एसिड एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में। फिर जो हमें कंपाउंड मिलेगा उसकी फिर हम HNO2 से करा देंगे, और तो हमें लास्ट में जो प्रोडक्ट मिलेगा, लास्ट में ये सब प्रोसेस कराने के बाद जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा, लास्ट प्रोडक्ट में जो हमें मिलेगा, ठीक है, वो क्या मिलेगा हमें? NH2NO2, यानी पैरा डायरेक्टिंग हमको यहाँ पे पी नाइट्रोएनिलीन मिल जाएगा। ठीक है, लास्ट है हमारा डायएजोनियम सॉल्ट। डायएजोनियम सॉल्ट हमने देख लिया है क्या होता है डायएजोनियम सॉल्ट।